दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुंग राजवंश की। हाँ, वही राजवंश जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। आप सोच रहे होंगे, मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता कैसे बनी और कौन इसे संभालने आया? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद 321 से 150 ईसा पूर्व के बीच सत्ता कमजोर होने लगी थी। 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा ब्राह्मणी राजा देवव्रत को हराकर शुंग राजवंश की स्थापना की। यह राजवंश मुख्यतः मगध और उत्तरी भारत पर शासन करता था। और हाँ, यह राजवंश सैन्य और प्रशासन में मजबूत था, लेकिन मौर्यकालीन अहिंसा नीति की तुलना में थोड़ी अधिक कठोर थी। अब दोस्तों, शुंग राजवंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व, शासक और सेनापति जिसने मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली। अग्निमित्र शुंग 149 से 141 ईसा पूर्व, पुष्यमित्र का पुत्र, प्रशासनिक सुधार और कला का संरक्षण किया। देवश्रद्ध शुंग और अन्य शासक जिन्होंने साम्राज्य की सीमा और संस्कृति को बनाए रखा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्यमित्र ने धार्मिक गतिविधियों और ब्राह्मण वर्ग के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों, चलिए शुंग राजवंश के शासकों के बारे में जानते हैं। यकीन मानिए, हर शासक ने अपने तरीके से इस साम्राज्य की दिशा और संस्कृति को प्रभावित किया। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा ब्राह्मणी देवव्रत को हराकर शासन संभाला। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया। उन्होंने राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया और धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। उन्होंने सैन्य शक्ति पर विशेष ध्यान दिया और उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। कला और स्थापत्य में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था, खासकर सांची और बराह स्तूपों के संरक्षण में। उनका शासनकाल लगभग 36 साल तक चला और इसे शुंग साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली समय के रूप में माना जाता है। अग्निमित्र शुंग 149 से 141 ईसा पूर्व। अब दोस्तों, बात करते हैं अग्निमित्र शुंग की। यह पुष्यमित्र का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार और साम्राज्य के प्रांतों की स्थिरता पर ध्यान दिया। अग्निमित्र ने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने साम्राज्य में कला और स्थापत्य कार्यों को आगे बढ़ाया ताकि जनता और शासन दोनों के लिए स्थायित्व बना रहे। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने सैन्य शक्ति के साथ प्रशासनिक दक्षता भी सुनिश्चित की। देवश्रद्ध शुंग। दोस्तों, अब बात करते हैं देवश्रद्ध शुंग की। उन्होंने साम्राज्य की सीमा और सांस्कृतिक संरचना को बनाए रखा। देवश्रद्ध ने धार्मिक गतिविधियों का संरक्षण जारी रखा, विशेषकर हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म पर ध्यान दिया। उनके शासन में कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक कार्य फल फूल रहे थे। उन्होंने साम्राज्य की स्थिरता और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अन्य शासक अनंतकालीन। दोस्तों, शुंग राजवंश के अन्य शासकों ने भी साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने सैन्य, प्रशासन और धर्म के क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखा। हालांकि इतिहास में उनके नाम उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। इस राजवंश ने लगभग 50 वर्षों तक उत्तर भारत में शक्ति और संस्कृति का संतुलन बनाए रखा। तो दोस्तों, शुंग राजवंश के शासक अपने अपने समय में साम्राज्य को सुरक्षित, संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाए रखते थे। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक, सैन्य और धार्मिक नेता। अग्निमित्र शुंग प्रशासनिक सुधारक और संस्कृति संरक्षक। देवश्रद्ध शुंग सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिरता बनाए रखने वाले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर शासक ने राजनीति, धर्म
और संस्कृति को संतुलित रखते हुए शुंग साम्राज्य को अपनी पहचान दी। क्या आप जानते हैं कि शुंग राजवंश केवल शासन और सेना तक ही सीमित नहीं था? हाँ, उन्होंने साहित्य और कला में भी बहुत योगदान दिया। दोस्तों, मालविका अग्निमित्र क्लासिकल संस्कृत नाटक है जिसे कालिदास ने लिखा माना जाता है। यह नाटक अग्निमित्र शुंग के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। नाटक में राजा अग्निमित्र और मालविका की कहानी बताई गई है, जिसमें राजनीति, रोमांस और सांस्कृतिक जीवन का सुंदर मिश्रण है। अब सोचिए, यह नाटक हमें क्या सिखाता है? इसमें दिखाया गया है कि राजा अग्निमित्र अपनी नीति, शक्ति और बुद्धिमत्ता से साम्राज्य को कैसे संभालते हैं। मालविका की कहानी में राजकुमारियों और दरबार की राजनीति भी दर्शाई गई है। यह नाटक राजसी जीवन और संस्कृति का प्रतिबिंब है और हमें शुंग काल के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, मालविका अग्निमित्र केवल एक रोमांचक कहानी नहीं है। यह शुंग काल के कला, संगीत और नाट्य परंपरा का उदाहरण है। नाटक में वर्णित संगीत, नृत्य और शिल्पकला हमें उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि दिखाते हैं। यह दर्शाता है कि शुंग राजवंश में सिर्फ युद्ध और प्रशासन ही नहीं, बल्कि साहित्य और कला का भी उत्थान हुआ। तो दोस्तों, मालविका अग्निमित्र हमें यह सिखाता है कि राजनीति, संस्कृति और साहित्य का संतुलन किसी भी साम्राज्य के लिए जरूरी है। शुंग राजवंश ने शासन, सेना और धर्म के साथ साथ साहित्य और कला का संरक्षण भी किया। इस नाटक से हम शासनकालीन संस्कृति, दरबार की जीवन शैली और कला का महत्व समझ सकते हैं। दोस्तों, मालविका अग्निमित्र केवल एक नाटक नहीं है। यह शुंग राजवंश की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान है। इसके माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि शासक केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए भी जिम्मेदार थे। शुंग राजवंश का प्रशासन केंद्रीकृत था, लेकिन मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में थोड़ी अलग शैली में। राजा सर्वोच्च शक्ति था और वह सेना, न्याय और कर संग्रह का अंतिम अधिकारी। प्रांतों में राजकुमार या सैन्य अधिकारी प्रशासन का संचालन करते थे। स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और अधिकारी जनता की देखरेख करते थे। दोस्तों, इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता था कि सैन्य शक्ति और प्रशासन दोनों नियंत्रित रहे। शुंग राजवंश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षण हुआ, लेकिन पुष्यमित्र ने हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म को विशेष महत्व दिया। उन्होंने वेद और ब्राह्मण परंपरा को बढ़ावा दिया। बौद्ध मठ और स्तूप भी बने, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्धों के खिलाफ कुछ गतिविधियां की थीं। शुंग काल में कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ, जैसे सांची और बराह के स्तूपों में शिल्प और मूर्तिकला। दोस्तों, शुंग राजवंश के शासक सैन्य और सामरिक नीतियों में बहुत सख्त थे। उन्होंने उत्तर भारत और मध्य भारत में युद्धों के माध्यम से सत्ता का विस्तार किया। सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी सेना शामिल थी। पुष्यमित्र ने राजनीतिक स्थिरता के लिए सैन्य शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। शुंग राजवंश ने कृषि और व्यापार पर कर लगाया। कृषि कर मुख्य राजस्व का स्रोत था। व्यापारिक कर और उत्पाद शुल्क से भी साम्राज्य की आय बढ़ाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कर संग्रह और राज्य खर्च को नियंत्रित किया जाता था। दोस्तों, शुंग काल को हम कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। सांची स्तूप और बराह के स्थापत्य कार्य इस काल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मूर्तिकला में भगवान बुद्ध और जैन धर्म की छवियां भी बनी। पुष्यमित्र ने मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, शुंग राजवंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सत्ता स्थापित की। उन्होंने धर्म, सेना, प्रशासन और कला को संतुलित रखा। हालांकि उनके शासन में अहिंसा की नीति थोड़ी कम थी, लेकिन संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य था। शुंग राजवंश ने हमें यह सिखाया कि राजनीतिक शक्ति और धार्मिक संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं, और उनके स्थापत्य और कला के उदाहरण आज भी हमें प्रेरित करते हैं।